हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हम पढ़ रहे हैं मधुर भाषण। मधुर भाषण का कवि का नाम है गुलाब राय। गुलाब राय जी का जन्म हुआ था सन 1888 को हुआ था। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूतों को अपने बस में कर लिया है। यह सब भाषा पर प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में बेमनस्य उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? साधारण जो वस्तु मनोनुकूल होता है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाता है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। वचनों के माधुर्य हृदय द्वारा खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल का को देथे कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपने कर लेत। एक ही बात हम कनकटु शब्द में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी जो अधूरी कादम्बरी थी उसको कौन पूरा करेगा। उसने अपने दोनों लड़के को बुलाया और उसने पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसके तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे? बड़े लड़के ने कहा, शुष्क काष्ठ निष्ठत्यग्रे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर बिलसति पुरतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। यह तो रही साहित्य की शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वह सच्चा साहित्यिक है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य के आदर का भाजन बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य के समाज में जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विष भरे कनकघटों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषा में पुष्ट नहीं होता है तब तक स्थायी नहीं होता। मधुर भाषा के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्ण के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जित कर देता है। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरे पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्द का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। मधुर वचन के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे टकसाली भाव ना हो, नहीं तो मुलम्मे के सिक्के की भांति वे बेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता और मधुर वचनों का योग नहीं हो सकता। वचन के अनुकूल जब कर्म भी होता है तभी मनुष्य बंध्य बनता है।
मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे के धरे पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती है, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का ईंधन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ सज्जनोचित व्यवहार, मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। इसके द्वारा मनुष्य के शिक्षा दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो अपने से नीचे है उनसे कोई ऐसे बात नहीं कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनके नीचे समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। जो काम करना है उसके प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी ना कहने चाहिए जिससे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने में दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है, या तो कोई चीज़ न दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। कम से कम यह क्रिया में उदारता हो, वह वचन दरिद्रता न आने देनी चाहिए। यदि इनकार ही करना पड़े तो उससे अधिकार और अभिमान की गंध न आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। प्रायः लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ, अमुक वस्तु यह कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है? घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाए? इनकार करने में जो बातें कही जाए उनमें परायेपन का भाव न आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार का मांग है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है। अपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया और मैं इन विश्वास में आपकी सेवा न कर सका। वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाब्ते का बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होना चाहिए, किंतु वह नपी तुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहनी चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरा तेज से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबक साथ निजी संबंध का सा ही वार्तालाप करते हैं। यह भी बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।